हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है दोस्तों नॉलेज टीवी देसी ताऊ पे। तो दोस्तों एक बार फिर से अपनी क्लास के अंदर हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने। और आई होप पिछली दोनों क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैच संघर्ष बैच के अंदर इनरोलमेंट कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स ने भी दोनों क्लासेस को देखा होगा और अच्छे से अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तीसरी क्लास है आज हमारी, ये आखिरी डेमो क्लास होगी जो हमारी यूट्यूब के ऊपर हो रही है। इसके बाद सभी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर अपनी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर चलने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संघर्ष बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने कंप्यूटर की तैयारी को बेहतर दिशा दीजिए। ठीक है। इस संघर्ष बैच के अंदर क्या स्पेशल होने वाला है, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद चैप्टर के MCQs की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए आज की क्लास में भी अभी हम जो पहले दो क्लासेस की हैं उनसे जुड़े हुए कुछ MCQs की प्रैक्टिस हम करेंगे। कुछ बेसिक MCQs की जो हमारे HSSC और एग्जाम्स के अंदर जो बेसिक पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां जिसको हम कहते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर का आकार चेंज हुआ, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ों का आकार चेंज हुआ, चीज़ों की स्पीड चेंज हुई, कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, कब आए, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और मुझे एक बार ये बता दीजिए कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज़ ये बताइए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मेरी तरफ से अगर मैं बताऊं इस संघर्ष बैच के अंदर दोस्तों, हम चाहे आप HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है बैंकिंग के अंदर 20 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दी बेस्ट बैच ये रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ पुलिस SI या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट बैच रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के अंदर 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आने स्टार्ट हो गए हैं, उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बैच ही होने वाला है। ओवरऑल इस बैच को देखने के बाद, इस बैच के अंदर के कंटेंट को पढ़ने के बाद, क्वालिटी कंटेंट को पढ़ने के बाद, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वो पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठना, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने में आप सक्षम होंगे। हम 100% गारंटी नहीं देते कि आप 100% उस क्वेश्चन को ठीक कर ही दोगे। 99% 0.99% आप क्वेश्चन को सही करने के सक्षम हो जाओगे, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जिम्मेवारी जो है वो मैंने ली है। इस बैच के अंदर हम कॉन्फिडेंस को ही बिल्ड करेंगे। कैसे बिल्ड करेंगे, ऐसा नहीं होगा मैं आपको जय महाकाल और इस तरीके से करूंगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल प्यार से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछे तो भी हम उसको टैकल करने में सक्षम हो। एक बार फटाफट से बताइए किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं CET की तैयारी कर रहे हैं। रवीश बुरा जी गुड मॉर्निंग, बलिंदर बालू वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर, सुनील दलाल गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी जितने स्टूडेंट हैं उनमें से मैक्सिमम HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, HSSC CET के अंदर आपके 6-7 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक का जो है वो एवरेज क्वेश्चंस का आप लोगों को पता काउंट रहता है HSSC के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। एग्जैक्टली 10 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर को मान के चलते हैं कि अगर 10 आ गए तो भी हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, 4-5 आ गए तो हम टैकल कर ही लेंगे। तो चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेकर आज का ये खूबसूरत सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी देसी ताऊ पे, और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और आज लास्ट डेट है दोस्तों 298 रुपीज़ में। अगर आपको ये बैच इसके अंदर आप लोगों को एनरोल करना है तो आज आप लोगों के लिए, आज के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, ये 298 रुपीज़ का रहने वाला है। 298 रुपीज़ का रहने वाला है, 298 रुपये का रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए। कल से इस बैच की फीस जो है वो 498 रुपये हो जाएगी।
शायद 298 से आपको 498 देना थोड़ा सा मुश्किल लगे, इसलिए फटाफट से करके आप इस बैच के अंदर इनरोल कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं और कंपटीशन का जमाना है दोस्तों, 9-10 लाख लोगों के बीच में compete करना है, तो आपको भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आपके क्वेश्चंस ठीक हो सकें। ठीक है, बेसिक चीज़ें आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, एनसीईआरटी बेस्ड ओरिजिनल कंटेंट को पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच के अंदर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपनी पहली 2 क्लास हुई है ना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं लेकर आया हूं। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये देखने के लिए कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने कितना ध्यान से उन 2 क्लासेस को देखा है, बस ये चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग में करेंगे। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएंगे, जो कि हमारा कंप्यूटर जनरेशंस का टॉपिक है। चंडीगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स भी हैं, कपिल शर्मा हमारे पास, राम राम जी, राम राम। सोनू कुमार जी आपको भी राम राम, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर जो हमसे पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता भी आ सकता है, कंप्यूटर के जनक भी लिखा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर 1 है जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या बजारने स्ट्रॉस्ट्रैप। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा जी, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा जी। एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करें, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता किनको कहा जाता है? अगर आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास को ध्यान से देखा था तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भली भांति कर पाएंगे। कांता वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। बैच की वैलिडिटी नरेश जी कंप्लीट 2022, ये पूरा साल आप लोगों के पास है। आप इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस के साथ साथ सेम क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी, ताकि अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास अटेंड ना कर पाएं तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू अपना प्रीवियस कंटेंट जो है उसको आप कवर कर पाएं। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए जी। हरियाणा के देसी शेफ आपको भी गुड मॉर्निंग। तो हरियाणा के देसी शेफ क्या बनाते हैं भाई? बाजरे की रोटी वगैरह हरियाणा के देसी शेफ को बनानी आती होगी पक्का। चलिए बहुत शानदार, क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा? चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। और साथ ही साथ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे ना तो भी यही आंसर आएगा, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे तो भी यही आंसर आएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछ ले दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बताइएगा जी, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम किसको कहते हैं? बताया था मैंने क्लास के अंदर, जल्दी से बताना। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम किसको कहते हैं? डॉक्टर रजत मेहता, राम राम जी। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम किसको कहते हैं? फटाफट से आंसर कर दीजिए जी। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के पिताजी किसको कहा जाता है? फटाफट से बता दो भाई। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है फटाफट से बता दो। एक मैं बता देता हूं, पहला नाम उसका जो है एलन है। एलन के बाद बता दो भाई क्या आता है, एलन के बाद क्या आएगा? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहा जाता है? बताना भाई एक बार फटाफट से। एलन ट्यूरिंग, बहुत बढ़िया। ट्यूरिंग नहीं, एलन ट्यूरिंग आएगा, शानदार। एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है कहा जाता है। ठीक है जी। जावा लैंग्वेज के लिए अगर किसी को जाना जाता है तो उनका नाम है जेम्स गोसलिंग, और सी लैंग्वेज के लिए किसी को जाना जाता है डेनिस रिची, सी प्लस प्लस के लिए किसी को जाना जाता है तो होता है हमारा बजारने स्ट्रॉस्ट्रप। तो फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज जो है हमारे आपके लिए डिफरेंस इंजन भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? डिफरेंस इंजन भी लेकर आए थे, जो भाप से चलता था और कैलकुलेशंस करता था, पढ़ा था हमने। ये आपका एनालिटिकल इंजन भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? एनालिटिकल इंजन भी यही लेकर आए थे। ठीक है, और इन्हीं 2 आविष्कारों की वजह से इनको किस नाम से जाना गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया।
तो हर तरीके का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपसे पूछी है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, commonly occupied machine used in technical and education research, commonly operated machine used in technical and environmental research, commonly oriented machines used in technical and educational research, या commonly operated machine used in technical and education research। बताना फटाफट से। इसका जवाब तो एटलीस्ट हर कोई दे देगा, मुझे नहीं लगता इसका जवाब किसी ने गलत कोई गलत दे सकता है। ये जवाब तो कोई गलत नहीं देगा मेरे ख्याल से ना, ये जवाब तो कोई भी गलत नहीं देगा। या फिर ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, ऐसे हमारा भाईचारा भी है जो इस सवाल का जवाब भी गलत देगा। बताना भाई फटाफट। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ओ से होता है दोस्तों ऑपरेटेड। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड आ सकता है या फिर ऑपरेटिंग भी आ सकता है, ऑपरेटिंग भी आ सकता है, दोनों तरीके से आप याद रख लेना। ओरिएंटेड नहीं होगा, इन्वायरमेंटल नहीं होगा, ऑक्यूपाइड नहीं होगा, तो एक ही बच गया ऑपरेटेड, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की एब्रीविएशन। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन सी भाषा है, डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है भाई, बताओ फटाफट। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, क्या सिर्फ डेनिस रिची वाली लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, क्या सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर? असेंबली लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? निमोनिक्स का यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम निमोनिक्स का यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम नंबर का भी यूज करते हैं प्लस अल्फाबेट का भी यूज करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। या कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, या कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बेसिक लैंग्वेज को समझता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है, एक बार फटाफट से बता दो। बहुत शानदार भाई, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है हमारा कंप्यूटर, बिल्कुल सही आंसर है। बाइनरी के अंदर होते हैं हमारे पास 0 और 1। ठीक है, इनको कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सर? बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में हम दोस्तों बिट कहते हैं, या 0 बिट होगा या 1 बिट होगा, और 0 और 1 जो होते हैं ये बाइनरी डिजिट होते हैं, जहां पर 0 का मतलब होता है दोस्तों ऑफ स्टेट, 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। ठीक है, और लॉजिक गेट्स की बात करी जाए तो 0 का मतलब होता है हमारे पास फॉल्स वैल्यू, 1 का मतलब होता है हमारे पास ट्रू वैल्यू। ठीक है, 0 का मतलब होता है हमारे पास लो वॉल्यूम, 1 का मतलब होता है हमारे पास हाई वॉल्यूम। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि 0 रिप्रेजेंट करती है फॉल्स को, ऑफ को और लो को। 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, हाई को और ऑन को। 0 और 1 ये बिट होती हैं, ठीक है, बाइनरी डिजिट होती है जो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आती है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, इसके अलावा वो किसी भी भाषा को नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहेंगे, मेमोरी को कहेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को कहेंगे, या कंट्रोल यूनिट को कहेंगे? बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज मैं। इसमें कोई भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए, नॉलेज नहीं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पहली जो 2 क्लासेस हमने करी हैं उनको आपने कितना ध्यान से किया है। जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हम उन चीजों को भी सीखेंगे जो चीजें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं टाइम टू टाइम।
बताना जी। बहुत शानदार आंसर हमारा हो जाएगा। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब ये जो सीपीयू है, इसके और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? इसका काम होता है प्रोसेसिंग करने का, इसलिए हम इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है प्रोसेसिंग करने का। दूसरा होता है कि इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अरे भाई, माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? जब प्रोसेसर कह दिया तो माइक्रो प्रोसेसर कहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये एक छोटी सी चिप के ऊपर होता है, छोटी सी चिप पर होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटी सी इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर होता है, इसलिए इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको हम सीपीयू कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो चाहे एग्जाम में ब्रेन पूछे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, सीपीयू की बात हो, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो या प्रोसेसर की बात हो, सभी किस तरफ इशारा करेंगे? हमारे कंप्यूटर के ब्रेन यानी कि हमारे सीपीयू की तरफ ही इशारा करेंगे। जो भी इनपुट डिवाइस से डेटा हम लेते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट तक दे देता है हमारा सीपीयू। चलें आगे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? याद होगा आपको, फर्स्ट क्लास के अंदर लास्ट में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, विशेषताओं के बारे में बताया था, जिनके अंदर मैंने काफ़ी सारी विशेषताओं के बारे में बताया था। अब इसमें बताइए आप, कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? पहली है वर्सेटिलिटी, दूसरी है एक्यूरेसी, तीसरी है डेलीगेंस, या चौथी है आईक्यू। वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डेलीगेंस या फिर आईक्यू, बताइए इनमें से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? बताओ फटाफट, आने दो भाई, जवाब आने दो। बहुत शानदार भाई, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? IQ इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप कमेंट बॉक्स में IQ की फुल फॉर्म छाप सकते हो क्या? कमेंट बॉक्स में IQ की फुल फॉर्म को बताना एक बार कि IQ की फुल फॉर्म क्या होती है। I और Q हम जानते हैं IQ, लेकिन IQ की फुल फॉर्म कुछ लोगों को ही पता होगी। कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल होता है शाहरुख खान की तरह, वर्सेटाइल होता है शाहरुख खान, ठीक है, हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह वर्सेटाइल है। कुछ भी काम दे दो, कैसा भी काम दे दो, फटाफट चुटकियों में करके दे देते हैं, किसी भी तरह की एक्टिंग के अंदर घुस जाते हैं। वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर। बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है, कैलकुलेटर होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें रिजल्ट देता है, कुछ भी गलती नहीं करता है। वो अलग बात है, अगर यूजर ही गलती करेगा तो कंप्यूटर तो गलती करेगा ही। डेलीगेंस होता है, जो भी रिजल्ट देगा छाती ठोक कर देगा, बिल्कुल सही देगा, ठीक है, जल्दी देगा, इसलिए डेलीगेंस भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वाह भाई वाह। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ की फुल फॉर्म होती है। अभी रिसेंटली रेलवे के जो CBT 1 के एग्जाम्स हुए थे ना, उसके अंदर एक बार एक दिन वाली जो शिफ्ट थी, उसके अंदर IQ की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो मुझे लगा आप लोगों से पूछ लेनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी HSSC पूछ सकता है भाई, कुछ भी नहीं पता कहाँ से क्या पूछे, तो ऐसे क्वेश्चंस को नज़र मार के चलना है हमें, ठीक है। चलें आगे। बहुत बढ़िया भाई। लो भाई, देखते हैं कितना एक्टिव है आपका दिमाग और कितनी जल्दी आप चीज़ों को पकड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला मैंने? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, इनमें से कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्टिंग, बदलने में, द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर, जो डेटा यूजर ने मशीन को दिया, इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। क्या कहना चाहता है कि जो इनपुट
यूजर ने दिया है ना, जो डेटा यूजर के द्वारा रिसीव हुआ है, डेटा यूजर ने दिया, ठीक है, उसको बदलना है। किस चीज में बदलना है? उसको बदलना है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा कंप्यूटर क्या कर पाए, उसको समझ पाए। तो इसलिए हमारा जो वो डेटा यूजर ने दिया उसको कंप्यूटर समझ पाए, उसको बदलता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। कौन बदलता है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बताना जी फटाफट। जो भी इनपुट, जो भी डेटा यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है उसको कंप्यूटर समझ पाए, इसलिए उस डेटा को बदलना पड़ेगा। किस चीज में बदलना पड़ेगा? जिस भाषा में कंप्यूटर उसको समझता है उस भाषा में उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट कौन सी होती है? कोई कह रहा है डी ALU, कोई कह रहा है बी इनपुट यूनिट, और स्पार्कल कह रहा है आउटपुट यूनिट, और हिमांशु कह रहे हैं बी इनपुट यूनिट। जिन जिन स्टूडेंट्स का इनपुट यूनिट आया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब भी हम इनपुट देंगे, ध्यान से देखो, जब भी हम इनपुट देंगे किसकी मदद से देते हैं इनपुट? इनपुट डिवाइस की मदद से देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? पेपर में इनपुट यूनिट आ जाए तो भी ठीक है, इनपुट डिवाइस आ जाए तो भी ठीक है। लोग आपको पेड कोर्सेज के अंदर और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ इतना बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो इनपुट डिवाइस होता है इसका काम होता है कंप्यूटर को इनपुट देना। सिर्फ इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। इनपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर को इनपुट देना। इनपुट देने के बाद जो हमारा इनपुट होता है वो जाता है हमारे CPU के पास। उसके बाद हम क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मान लीजिए ये पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। अब हमने जो ये इनपुट दिया है इनपुट डिवाइस की मदद से, ये इनपुट डिवाइस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर क्या है, बहुत सारे बटन हैं। आपने कीबोर्ड के ऊपर ए बटन को दबाया है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था। कंप्यूटर को ये ए कैसे समझ में आया? इसके लिए आप लोगों को पहली क्लास देखनी पड़ेगी। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि ये जो हमारा कीबोर्ड है इसके अंदर एनकोडिंग स्कीम लगाई होती है। एनकोडिंग स्कीम लगाई होती है, एनकोडिंग CODING, एनकोडिंग स्कीम लगाई होती है। जैसे ही हम ए दबाते हैं, या तो एस्काई स्कीम लगी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, इसकी लगी है, इसकी स्कीम है या एस की स्कीम है। जैसे ही ए दबाओगे कंप्यूटर को वो ए ही समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ही आपने ए दबाया वो इस कोडिंग स्कीम की वजह से ए किसके अंदर चेंज हो गया, 0 और 1 यानी कि बाइनरी में चेंज हो गया, डायरेक्ट का डायरेक्ट। और कंप्यूटर हमारा कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इसलिए कंप्यूटर को वो बात समझ में आई, किसकी वजह से? हमारे इनपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस जैसे ही इनपुट देता है उसके जस्ट बाद होती है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट भी रिस्पॉन्सिबल है, इनपुट डिवाइस भी रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ही, कोई भी एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ जाए तो आप दोनों को ही सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? इनमें से कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं है? पहला है ADIC, दूसरा है ASCII, BCD, और फिर है EBCDIC। बताना जी फटाफट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? बताना फटाफट। कौन सा इनमें से कंप्यूटर का कोड का प्रकार नहीं है? EDIC, ASCII, BCD या फिर EBCDIC?
तो ASCII के बारे में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक एनकोडिंग स्कीम होती है जिसके अंदर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारी अल्फ़ाबेट होती हैं, इनको बाइनरी के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है। BCD होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल कंप्यूटर कोड होता है। EBCDIC होता है हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EDIC नाम का हमारा कोई भी कोड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है EDIC वो हमारा कंप्यूटर का कोड जो है वो नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थितीय संकेतन का उपयोग करता है? पोजिशनल नोटेशन का यूज करता है, यानी कि पोजीशन चेंज होती है जहां पर। क्या उसको पैस्कलाइन कहते हैं, जिसको ब्लेज पास्कल का नाम दिया, ब्लेज पास्कल ने जिसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन। एबेकस 3000 BC पहले चाइनीज ने बनाया था एबेकस। या फिर कंप्यूटर जिसके साथ हम चार्ल्स बेबेज का नाम जोड़ते हैं, या फिर हमारा कैलकुलेटर। बताइए फटाफट से कौन सा डिवाइस जो है वो पोजिशनल नोटेशन का प्रयोग करता है, यानी कि उस डिवाइस के अंदर जो वो होती है, जगह होती है, पोजीशन होती है, वो बदलती रहती है। पोजिशनल नोटेशन तो हम सब ने पढ़ा था दोस्तों एक डिवाइस के बारे में जिसको हम जानते हैं किस नाम से, जिसके अंदर हम इस तरीके से वायर्स का यूज करते थे, बीड्स यानी मनकों का यूज करते थे जिनको हम बीड्स कहते हैं। ये हमारी रिजल्ट लाइन होती है जो हमें रिजल्ट बताती है। पहला मन का 1 होता है, दूसरा मन का 2, 3 और 4। ये ऊपर वाला मन का जो होता है ये 5 को दर्शाता है। पहले इस मनके को ऊपर लेके जाओगे, 1 आंसर आ गया, इसको ऊपर लेके गए टोटल 2 आ गया, 3 आ गया, इसको लेके गए 4 आ गया। जैसे ही उस ऊपर वाले को नीचे लेकर आए तो टोटल हमारा 5 हो गया। इन चारों को कर दिया फिर हमने नीचे, फिर एक एक करके इनको ऊपर लेके गए तो 5 यहाँ पर आ चुका है, तो फिर ये 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6। इस तरीके से हमने एबेकस के बारे में सीखा था। तो एबेकस में हम क्या कर रहे हैं, इन बीड्स की, मनकों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए पोजिशनल नोटेशन रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर में। कौन सा डिवाइस हो जाएगा हमारा? एबेकस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। एक तो हमारा कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर के बाहर की हमारी दुनिया है। कंप्यूटर और बाहर की दुनिया के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, उसके लिए कौन सा डिवाइस हमारी मदद करता है? कॉम्पैक्ट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ड्राइवर्स या फिर स्टोरेज। कंप्यूटर और बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में कौन है? बाहर की दुनिया में है हम यानी कि यूजर्स। तो यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करवाएगा कौन? कम्युनिकेशन करवाने का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कराने का मतलब है दोस्तों संचार, यानी कि हमारी बात जो है वो हमारा कंप्यूटर समझ पाए, कंप्यूटर की बात हम तक पहुंचे, हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचे। तो बीच में होते हैं दोस्तों हमारे क्या? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे बीच में होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से ही हम इनपुट और आउटपुट दे पाते हैं, ले पाते हैं, और हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हम काम कर पाते हैं, उसके साथ हम संचार कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ए टर्म
इसी तरीके के एमसीक्यूज आपको बैच के अंदर जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद ऐसे ही एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे हर चैप्टर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जहां पर बहुत सारी कंप्यूटर की टर्म्स होती हैं, ऐसी है इनमें से एक टर्मिनोलॉजी जो एक बदलाव है, जो एक चेंज है। क्या है? एक बदलाव है। बदलाव है टेक्नोलॉजी के अंदर। ए कंप्यूटर इज वॉज बीइंग यूज्ड, जो हमें ये बताती है कंप्यूटर किस तरीके से प्रयोग होता है या कंप्यूटर किस तरीके से प्रयोग होता था। इसके लिए हमें इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो हमें ये बताती है पहले कंप्यूटर कैसे यूज होता था और अब कंप्यूटर कैसे यूज होता है। ये चीज़ हमें इनमें से कौन बताती है? बहुत बढ़िया भाई, जनरेशन्स हमें इसके बारे में बताती है। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो हमें इसके बारे में बताती हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब स्टार्ट होगा, वो हमारा जनरेशन्स के बारे में ही हमारा टॉपिक है, ठीक है। जनरेशन्स के बारे में ही टॉपिक है। और अभी तक बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं आज और इसकी फीस जो है वो 298 रुपीज़ है। उसके बाद 498 रुपीज़ जो है वो आपकी इसकी फीस होने वाली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जनरेशन्स का टॉपिक, पीढ़ी का टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियों से जुड़े हुए सवाल कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक की जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन सभी पीढ़ियों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। किस पीढ़ी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हुई, किस तरीके के कंप्यूटर्स हमारे पास थे और किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उस पीढ़ी के अंदर काम करते थे। तो अगला टॉपिक हेडिंग डालिए दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन्स। कंप्यूटर जनरेशन्स। और ये बोर्ड के ऊपर हम जो भी लिखेंगे दोस्तों, इन सभी से जुड़ा हुआ जो आपका पीडीएफ है वो आपको ऐप के ऊपर, केटीडीटी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। कंप्यूटर पीढ़ियां, कंप्यूटर जनरेशन्स। टोटल कितनी जनरेशन्स हुई हैं हमारे पास आज तक? टोटल 5 जनरेशन्स हमारे पास टोटल हुई हैं। जनरेशन नंबर 1 से लेकर जनरेशन नंबर 5 तक टोटल 5 जनरेशन्स हमारी हुई हैं। पहली जनरेशन की बात हम करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड जो आता है दोस्तों वो 1942 से लेकर 1955 का टाइम पीरियड आता है। 1942 से लेकर 1955 का जो है वो टाइम पीरियड हमारे पास आता है। जिस टाइम पीरियड में हम किसकी बात करते हैं? हम दोस्तों हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, पहली पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों को आप, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे आप लोग अंदाज़ा लगाकर इन पीढ़ियों के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते थे वो पहले टाइम पर किस तरीके से काम किया करते थे और आज हम हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से काम करेगी। हमारी ज़िंदगी में जब से हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, कंप्यूटर की भाषा से ही अगर हम जोड़ें तो कैलकुलेशन या गणना करने के लिए पहले लोग अपने पैरों की उंगलियों का यूज़ किया करते थे, रेत के ऊपर डंडियों का, लकड़ियों का यूज़ किया करते थे, हड्डियों का यूज़ किया करते थे गणनाएं करने के लिए। धीरे धीरे विकास हुआ और फिर उन्होंने एबेकस का यूज़ करना शुरू करा, फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन का यूज़ करना शुरू करा, पैस्कलाइन का यूज़ करना शुरू करा और धीरे धीरे आज के टाइम पर हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो पहले अगर कोई काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, आज उसी काम को करने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। तो हमारी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है काम के माध्यम से, कि काम बहुत फास्ट और बहुत रैपिडली ग्रोथ हुई है हमारे हर डिजिटल चीज़ के अंदर। उसी माध्यम से आप कंप्यूटर की जनरेशन्स को भी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर जो प्रयोग हुई चीज़ें हैं उनको भी हम याद रखने में बहुत ज़्यादा सक्षम रह सकते हैं। सीधा रट्टा नहीं मारना है, वैक्यूम ट्यूब्स आई, ट्रांजिस्टर्स आए, आईसी आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें आपको हर किताब के अंदर मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर मिल जाएंगी और पेड कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगी। इनको फील करना है कि ऐसा क्यों हुआ, किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई इंसान को कि फिर उसने ट्रांजिस्टर्स को बनाया,
फील करना है, चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों टाइम पीरियड 1942 से लेकर 1955 की, हमारी पहली जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो सीधी सी बात है उस टाइम पर जो हमारे कंप्यूटर्स प्रयोग होते थे, अब अगर आपको कोई काम ऐसा दिया जाए जो आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो आप पहली बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस काम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे। क्या लगाओगे? बहुत ज्यादा टाइम आप लोग लगाओगे उस काम को करने में। आप लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सिस का यूज करोगे उस काम को पूर्ण करने में। रिसोर्सिस का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनका प्रयोग आप करोगे उस काम को पूरा करने में करोगे। फिर आपके पहली बार किए हुए काम से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहीं ना कहीं कैसा मिलेगा? वो आउटपुट कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगा, टाइम आप ज़्यादा लगा रहे हो। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसका प्रयोग करके आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ करोगे, तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी ज़्यादा करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी ज़्यादा करोगे। और आप पहली बार कोई मशीन बनाओगे तो हो सकता है आपकी वो मशीन जो है उसके अंदर हीट की समस्या भी आ जाए, गर्म होने की समस्या भी आ जाए, अगर उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा तो। हो सकता है आप पहली बार कोई उपकरण बनाओगे, आप उसका साइज जो है वो बड़ा रखोगे क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है वो थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है आपका जो साइज होगा मशीन का वो भी आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलो आपने मशीन तो बना ली, लेकिन इस मशीन के अंदर आपको करवाना क्या है? बेसिक काम आपका मोटिव क्या है? अपनी मशीन से कैलकुलेशन करवाने का काम है। कंप्यूटर का काम ही क्या होता है? कैलकुलेशन करने का काम होता है, गणना करने का काम होता है। तो आपको करवानी है गणना, तो गणना आप जिस भी चीज़ की गणना करवाओगे, आप किसकी गणना करवाओगे? पहले आप डेटा दोगे ना कंप्यूटर को। नॉर्मली इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर को डेटा देते हो और आउटपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर से डेटा ले लेते हो, तो आप जब बात इस समय की है तो भी आपने इनपुट तो दिया ही होगा, आउटपुट लिया होगा। जब इनपुट दिया होगा और आउटपुट लिया होगा तभी तो ये पता लगा होगा कि वो कितनी देर में आउटपुट आ रहा है, उसमें कितना समय लग रहा है, को कितने रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, साइज छोटा है या बड़ा है, ये चीज करी होंगी तभी पता लगा होगा। तो यहां पर जब हमें इनपुट देना होता था हमारे सिस्टम को, तो हम किसका यूज करते थे दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे हम? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे हमारे पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। निर्यात ट्यूब या फिर जिसको वेल्व भी कहा जाता है, वेल्व भी कहा जाता है, या फिर जिसको हम निर्यात ट्यूब के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, DSSB का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो मेमोरी के लिए किस चीज का प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ था आपके पास वेल्व, वैल्यू, ट्यूब्स, और एक दिया हुआ था ट्रांजिस्टर। ये DSSB का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो इनमें से मेमोरी के लिए, इनपुट के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे? वेल्व, वैल्यू, ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर। 99% बच्चों ने ट्यूब्स के ऊपर आंसर किया था और 1% बच्चों ने ट्रांजिस्टर के ऊपर आंसर किया था। सभी का ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि कोई पढ़ के ही नहीं गया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उनको हम वेल्व के नाम से भी जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का दूसरा नाम क्या होता है? वेल्व होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कोई एग्जामिनर ऐसी ऐसे पॉइंट्स ही पकड़ता है एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स ने ना पढ़े हों, जो पढ़ के जाते हैं लोग वो एग्जाम में नहीं आता है, उससे जुड़ा हुआ आएगा या घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि वेल्व का यूज होता था दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर, निर्यात ट्यूब का यूज होता था। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोस्तों सॉफ्टवेयर्स भी बनाए गए होंगे। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम्स के एक समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम्स किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों के समूह को कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस का सेट,
क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम कहलाता है, जो सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं। पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे दोस्तों, वो या तो मशीन लैंग्वेज का यूज कर कर बनाए जाते थे, या तो मशीन लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते थे, या फिर लो लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स को किस भाषा का प्रयोग करके बनाया जाता था? मशीन भाषा का प्रयोग करके बनाया जाता था, और मशीन भाषा को ही कौन सी भाषा कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीनी भाषा का यूज होता था या फिर लो लैंग्वेज का यूज होता था, किसके अंदर? हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। अब अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा KTDT ही जो सॉफ्टवेयर है, अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है KTDT का, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, जो KTDT सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर अगर कोई बैच लॉन्च होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं। इनरोल करेंगे तो वो अपना नाम भी देंगे, अपना फ़ोन नंबर भी देंगे, अपनी ईमेल आईडी भी देंगे। देंगे या नहीं देंगे? तो ये क्या है? उन स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आज के टाइम पर क्या है कि जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनके अंदर का जो डेटा होता है ना, वो क्लाउड पर सेव होता है। आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी की। आज क्लाउड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके अंदर हमारा डेटा जो है वो क्या होता है? सेव होता है। डेटा सेव ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर जब मशीनी भाषा और लो लैंग्वेज का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्टोर किया गया होगा, वो किसकी मदद से किया गया होगा? तो वहां पर हम जो चीज प्रयोग करते थे दोस्तों, किसको? पंच कार्ड्स को यूज करते थे। किसको? मैग्नेटिक टेप्स को यूज करते थे। दोस्तों ये चीज आपको हर कोई बता देगा कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर हम डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप्स का यूज करते थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरे भाई ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इस डेटा स्टोरेज का मतलब होता क्या है। दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक यूजर बेस होता है। क्या होता है? यूजर बेस होता है। यूजर बेस का मतलब होता है जितने भी लोग उस सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी को हम क्या कहते हैं? यूजर बेस कहते हैं। तो आप लोग हिसाब लगाइए कि आपका यूजर बेस किसी भी एप्लीकेशन का जो स्टोर किया जाएगा, उसको भंडारण करने के लिए हम किसी चीज का यूज तो करेंगे। आज के समय पर क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे आपके फोन में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर का डेटा आपके फोन की मेमोरी नहीं लेता, वो मेमोरी अपनी लेता है, खुद की क्लाउड की। गूगल ड्राइव होगी आपके फोन में, गूगल ड्राइव होगी आपके फ़ोन में, गूगल फोटोज़ होगा आपके फ़ोन में, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप होगा, आपके फ़ोन में फेसबुक होगा, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम होगा। क्या इन सभी के ऊपर जो भी फोटोज़ आप अपलोड करते हैं, जो भी वीडियोज़ आप अपलोड करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, जो भी ईमेल आप करते हैं, क्या ये सारा का सारा डेटा आपके फ़ोन की मेमोरी लेता है? नहीं। कहाँ की मेमोरी लेता है? फेसबुक अपने सर्वर पर डालता है, क्लाउड के सर्वर पर, गूगल अपने क्लाउड पर डालता है। अमेजन की एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगी, अमेजन के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग शॉपिंग करते हो, नहीं करते हो? वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है। आपने कितनी शॉपिंग करी, कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया, कब प्रोडक्ट आया, आपने कौन सा बैग के अंदर डाला हुआ है, क्या क्या उसके अंदर आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पर सेव होती है। तो जो अमेजन कंपनी है मेरे दोस्तों, उनका खुद का क्लाउड है जिसको हम AWS के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का अपना खुद का क्लाउड है जिसको हम एज्योर के नाम से जानते हैं। गूगल कंपनी का अपना खुद का क्लाउड है जिसको हम GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। AWS का मतलब होता है अमेजोन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज हैं ये दोस्तों, ठीक है। और एक हमारे पास अलीबाबा क्लाउड के नाम से भी क्लाउड है, और भी बहुत सारे क्लाउड हैं, रेड हैट क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, डीप मेनली सबसे ज़्यादा ये हैं। और पूरे धरती के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केट जिस क्लाउड की है वो हमारा अमेजन का क्लाउड है, AWS का क्लाउड है। क्लाउड टेक्नोलॉजी या फिर क्लाउड स्टोरेज का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना होता है कि कोई डेटा आप अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हो, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो, जो आपके पास रहेगा, जिसका सारा एक्सेस आपके पास है। उसी डेटा को आपने इंटरनेट के ऊपर डाल दिया है।
अब उसकी जिम्मेवारी जो है जिसके ऊपर आपने डाला है, अमेजन क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अब वो उनकी जिम्मेवारी है, वहां आपका डेटा सेव रहेगा। अब आपके फोन की मेमोरी वो नहीं खाएगा। इसी को हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। और जब हम बात करते हैं ना स्टोरेज की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर स्टोरेज के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? पंच कार्ड्स का या फिर मैग्नेटिक टेप्स का प्रयोग करते थे। दोस्तों आपको एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन का टाइम है, एग्जाम्स के अंदर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहना है, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहना है। पंच कार्ड सीख लिया, मैग्नेटिक टेप सीख लिया, वैक्यूम ट्यूब सीख ली और हो गई पहली जनरेशन कंप्लीट, ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछली 15 मिनट से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के बारे में 2 बातें हमने सीखी हैं, और इतनी ही गहराई से बैच के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वर्ड आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से डिटेल से पढ़ना, तो आप लोग जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और एक खास बात ये भी मैंने देखी है हरियाणा के अंदर कि स्टूडेंट्स को इतना गहराई से पढ़ाया हुआ हजम भी नहीं होता है, इसीलिए लोग आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, आप लोगों से फीस लेकर आपको ऊपर ऊपर से बात बताकर अपना जेब भर लेते हैं, और फिर आप एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स होते हैं, कटते हैं और आपके नंबर नहीं आते हैं। फिर आप खुद को ब्लेम नहीं करते हो, फिर आप लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो, उसने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं पढ़ाया। अरे आप जागरूक बनो ना, जब आपको कोई पढ़ा रहा है तो फिर आप उसको ज्वाइन करो, उससे पढ़ो। लेकिन हम भी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम भी बेकार की चीज़ें ही पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कंप्यूटर के अंदर आप लोग गणना कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, लोगों ने 2 मिनट में फर्स्ट जनरेशन करवा दी होगी आपको। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करेंगे, कंप्यूटर में कैलकुलेशन करोगे, तो उस कंप्यूटर की कोई ना कोई स्पीड भी होगी। जैसे आज के टाइम के जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उनकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में मिलियंस, यानी कि मिलियन के अंदर होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में हमारे आज के प्रोसेसर काम करने में, हमें रिजल्ट देने में सक्षम है। पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स हमें स्पीड क्या देते थे? एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा, एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा हमारे कंप्यूटर्स की हमें रिजल्ट देने की क्या होती थी दोस्तों? स्पीड होती थी। अरे होती थी या नहीं होती थी? स्पीड होती थी। ठीक है, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? अब बोलोगे सर इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स हमारे पास होते कौन कौन से थे? तो एक हमारे पास कंप्यूटर जो होता था इसके अंदर दोस्तों, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ENIAC। ठीक है, एक IBM का Mark 1 आप लोगों ने पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था UNIVAC। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर थे, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारे पास UNIVAC होता है। फुल फॉर्म के लिए फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को देखना होगा, वहां पे इनको मैंने डिटेल से करवाया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, एक नाम याद रखना दोस्तों, डॉक्टर ग्रेस हॉपर, डॉक्टर ग्रेस हॉपर, नाम याद रखना। नोट बना के लिख लो साइड में, ऐसे कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे नोट बना के लिख लो, डॉक्टर ग्रेस हॉपर, जिन्होंने 1952 के अंदर किसका आविष्कार किया? असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया। डॉक्टर ग्रेस हॉपर जिन्होंने 1952 में असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिसकी मदद से अब सॉफ्टवेयर्स को बनाना आसान हो गया था। सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो गया था। ये नोट बना के अलग से लिख लेना। 1952 डॉक्टर ग्रेस हॉपर असेंबली लैंग्वेज के, जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज को बनाया, डेवलप किया, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो गया था।
ये थी हमारी दोस्तों जनरेशन नंबर पहली। कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ने का एक अलग ही अंदाज आपने देखा होगा आज, अलग ही तरीका आपने देखा आज। कंप्यूटर जनरेशन के अंदर पहली जनरेशन आती है हमारी दोस्तों 1942 से लेकर 1955। इसके अंदर हमारे पास जो था साइज बहुत बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का कंप्यूटर का साइज एक कमरे के बराबर साइज होता था। वो मशीन्स जो थी वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, एयर कंडीशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, कूलिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, आउटपुट हमें थोड़ा सा मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होती थी। गणना करने के लिए कंप्यूटर्स को बनाया गया, जिसके अंदर हम इसके भंडारण के लिए तो किसका यूज़ करते थे, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का, लेकिन इनपुट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हम किया करते थे, जिसको वेल्व या फिर निर्यात ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर्स का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर को बनाया जाता था मशीन भाषा का प्रयोग करके या फिर लो लैंग्वेज का प्रयोग करके। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भंडारण यानी कि स्टोरेज की जाती है। उस स्टोरेज करने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, पंच कार्ड्स का या फिर मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो एक सेकंड का 1000वां हिस्सा यानी कि 10 की पावर -3 थी। एनिएक, IBM मार्क 1 और यूनिवेक मेन एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के। डॉक्टर ग्रेस होपर 1952 जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर्स को बनाना क्या हो गया था, आसान हो गया था। ये थी दोस्तों हमारी जनरेशन नंबर 1। बताइए फटाफट, जनरेशन नंबर 1 क्लियर हो गई है? कल से अपनी जो क्लासेस हैं दोस्तों वो रेगुलर हमारी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है डायरेक्ट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, खुद को रजिस्टर कीजिए। संघर्ष बैच बाय कंप्यूटर बाय वीरेंद्र सर के ऊपर, वहाँ पर जाकर कंप्यूटर बैच और वीरेंद्र सर पे जाकर आप इस बैच में इनरोल कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट हम करने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। मेहनत मैं करूंगा आप लोगों के लिए कंटेंट लाने की, लेकिन आप लोगों को साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट देने की। एग्ज़ाम के बाहर निकलने के बाद हर एक बच्चे के नाम पर, मुंह पर एक ही नाम होना चाहिए कि हमें उस बैच में पढ़े थे और हमारे कंप्यूटर का हर एक क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारी शुरुआत होती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। अब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसके बाद हमारे कंप्यूटर्स के प्रकार, कंप्यूटर्स काम करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, साइज़ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके का साइज़ होता है और मेमोरी कैसे होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से इन सभी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए आपका संघर्ष बैच। एक बार फिर बता देता हूँ, आज के लिए आपका जो प्राइस है वो 298 रुपीज़ आपका रहने वाला है। आज रात को 12 बजे तक 298 है, उसके बाद 498 रुपीज़ का बैच आपका हो जाएगा, ये फीस हो जाएगी। डेली लाइव क्लास हुआ करेगी, चैप्टर वाइज की थ्योरी होगी, डिटेल से MCQs चैप्टर वाइज किए जाएंगे। जैसे ही जनरेशन्स खत्म हो जाएंगी, इनसे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे हम उनको करेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है काम करने की, मेहनत करने की, ठीक है। और 2022 के पूरे साल के लिए वैलिडिटी आपके पास है, दिसंबर तक वैलिडिटी आपके पास है। ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी हो सकता है आपकी हेल्प KTDT प्लेटफॉर्म कर दे और आगे आपके इस एक्सटेंड कर दे वैलिडिटी को। CET की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, तो ये बैच आपके लिए है। NCERT बेस्ड कंप्लीट कंटेंट रहने वाला है, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली है किसी भी तथ्य के अंदर, और डीपली डिटेल से आप लोगों को सारी चीज़ें कराई जाने वाली है। तो आज की क्लास में जो भी हमने किया है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि जो चीज़
आप लोगों तक पहुंचानी थी वो पहुंचाने में मैं कामयाब हुआ हूं, और आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। और एक बार फटाफट से बता दीजिए कि आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं बैच को या नहीं करने वाले हैं। किया है अभी तक तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं, आज की क्लास को बंद करते हैं यहाँ पे। अब हम ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है फटाफट से बताना भाई। चलो भाई, लेने वाले हैं बैच, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। ऐप ऐप के ऊपर मिलते हैं कल, और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।